हेलो दोस्तों। हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो यूपीएससी के बारे में जानना चाहते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी अभी प्लस टू की है और वो सोच रहे हैं कि हमें यूपीएससी करनी है। उनके भी मन में काफी सारे डाउट हैं। तो मैं कोशिश करूंगा उन डाउट्स को क्लियर करने की। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट कीजिएगा, उन डाउट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यूपीएससी में हमेशा हर साल फरवरी के महीने में इसके फॉर्म निकलते हैं और उन फॉर्म को फिल करने के लिए 15 का दिन मिलते हैं, मतलब 10 से 15 दिन के आसपास मिलते हैं कि उसको हम फिल कर सकें। फिर अगर बाई चांस किसी को फिल करते टाइम कोई गलती हो गई, कोई मिस्टेक हो गई, उसको सुधारने के लिए यूपीएससी 1 हफ्ते का टाइम देता है। नोटिफिकेशन आती है जब क्लोजिंग डेट होती है उसके बाद। फिर 1 हफ्ते में अगर आप कोई मिस्टेक है वो सुधारना चाहते हैं तो सुधार सकते हैं। फिर उसके बाद जब भी मई का लास्ट वीक या जून का फर्स्ट वीक, अब की बार तो इलेक्शन के कारण थोड़ा लेट हो गया, लेकिन ये रहता है यूपीएससी का कि हर साल उन्होंने या तो मई का लास्ट वीक या जून का फर्स्ट वीक इसमें पीटी का एग्जाम लेना ही लेना है। पीटी यानी प्रीलिम्स टेस्ट। तो उसमें क्या आएगा, मतलब ये तो रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उसके हिसाब से ही पता चलेगा, सिलेबस के हिसाब से। लेकिन उसका पैटर्न क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। पीटी के अंदर 2 एग्जाम आते हैं, जिसमें एक मॉर्निंग में होता है, एक इवनिंग में होता है। मॉर्निंग में भी 200 का होता है और इवनिंग में भी 200 का होता है। इसमें से जो इवनिंग वाला होता है उसको बोलते हैं सी सेट, और जो मॉर्निंग वाला होता है उसको बोलते हैं जीएस। जीएस यानी जनरल स्टडी, सी सेट यानी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपका मैथ्स, रीजनिंग प्लस कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन मतलब पैरे आते हैं, उसको सोल्व करना होता है। उसके जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर करना होता है। यहां पर 200 का है, हर सॉरी 100 क्वेश्चन आते हैं और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। ऐसे ही इसमें जो सी सेट है इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं और ये 2.5 मार्क्स का एक होता है, जिसमें से ये माना जाता है कि 40 मार्क्स का आपका मैथ्स प्लस रीजनिंग होता है और 40 मार्क्स के आपके कंप्रीहेंशन होते हैं। लेकिन जैसे जैसे देखा जा रहा है धीरे धीरे कंप्रीहेंशन की वेटेज कम होती जा रही है और मैथ्स और रीजनिंग की वेटेज बढ़ती जा रही है। पिछले साल भी ये देखा गया कि 50 से 56 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के थे, और लगभग उस मतलब जितने 40 के हिसाब से अगर कम करें तो मतलब 32 से 35 के आसपास के क्वेश्चन तो ये थे। तो ये इस टाइप से आता है पीटी। उसके बाद इसकी तैयारी कैसे करें, क्या करें, वो एक बड़ा मैटर है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। लेकिन है कुछ ज्यादा भी नहीं, जिसको करना है उसके लिए ज्यादा नहीं होता, जिसको नहीं करना उसके लिए तो बहुत ज्यादा होता है। तो उसके बाद हम मेंस की बात करते हैं। मेंस में 9 पेपर होते हैं। 9 में से आपके जो 2 होते हैं पहले, माफ कीजिएगा एक चीज रह गई है। जो पीटी का एग्जाम था, पीटी के एग्जाम में जो जीएस का था और जो सी सेट का था, जीएस में कट ऑफ बनती है और इसमें ये क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें आप 66 मार्क्स लेकर आ जाओगे तो ये क्वालिफाई हो जाएगा। इसमें जितने बच्चे सी सेट क्लियर करते हैं उनमें से जो टॉप के बच्चे होते हैं वो बच्चे जीएस में लिए जाते हैं। उनमें से कट ऑफ देखी जाती है कि टॉप के बच्चे कितने हैं, और लगभग ये रहता ही है कि 10 से 15 हजार ये बच्चे मेंस के लिए लेते हैं।
तो ये चीज रह गई थी, ये मैंने बतानी थी, तो ये मैंने बता दी। अब चलते हैं मेंस की तरफ। मेंस में टोटल यहाँ पे तो पीटी में 2 हो गए, मेंस में आपके 9 एग्जाम। अगर देखा जाए मोटा मोटी कि हमने 11 एग्जाम देने होते हैं यूपीएससी के लिए। यहाँ पर 9 एग्जाम कौन से होते हैं? एक एग्जाम होता है हमारा इंग्लिश का, एक होता है हमारा हिंदी का। दोनों 300 के होते हैं और ये भी क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब है कि इसके अंदर, अब उसमें तो हमें 66 मार्क्स चाहिए थे, लेकिन हमें इसमें कितने चाहिए? सिर्फ 75, और यहां पर भी 75। अगर 75 मार्क्स हम ले आते हैं तो ये हमारा क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट 7। इसमें से जो एक होता है वो होता है एसे का, जिसको हम निबंध भी बोलते हैं। ये उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसमें नाम होते हैं GS1, GS2, GS3, GS4। उसके बाद जो आपका एक एग्जाम होता है छठा और सातवां, ये दोनों एक ही हैं। वो क्या है आपका? जो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रखा होगा। इसके 2 पेपर होते हैं, इसी ऑप्शनल से आपके दोनों एग्जाम निकलेंगे। वो भी आपके, जैसे ये पीटी का एग्जाम एक दिन में हो रहा था, ये भी एग्जाम कुछ ऐसे ही होते हैं। मोस्टली देखा जाता है कि जो निबंध का पेपर है वो एक दिन में एक ही होता है। जिस दिन निबंध का पेपर होता है उस दिन एक ही पेपर होता है। उसके बाद जैसे GS1, GS2 एक दिन में हो जाएगा, GS3, GS4 एक दिन में हो जाएगा, मतलब जैसे मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट करके। फिर उसके बाद आपका जो ऑप्शनल है ये एक ही दिन में हो जाएगा, और जो क्वालिफाइंग है ये भी एक दिन में हो जाता है। अब देखा जाए सिर्फ निबंध ही एक ऐसा है कि जो एक दिन में एक हो रहा है, मतलब जैसा पीछे से देखते आ रहे हैं। लेकिन वो डेट शीट पे डिपेंड करता है कि यूपीएससी कैसी डेट शीट बनाती है। उसके बाद जब इसमें से एग्जाम क्लियर होता है, उसके लिए लगभग 3000 के आसपास बच्चे इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं। उसमें से जो इंटरव्यू क्लियर करते हैं उसमें से लास्ट में बचते हैं सिर्फ 1000 के आसपास, जितनी वैकेंसी होती है। तो ये सारा क्राइटेरिया था कि जो यूपीएससी के लिए है। अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। अगर देखा जाए तो जितने हम पढ़ते हैं, जितने हमने पढ़े हैं, वो सारे सब्जेक्ट इसमें आते ही हैं। नॉर्मली इसमें जैसे देखा जाए एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी अगर हम बात करें तो 6 से लेके +2 तक, ऐसे नॉर्मल बोला जाता है कि 6 से +2 तक की जितनी भी एनसीईआरटी अगर वो हम पढ़ लें तो यूपीएससी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और ये बात सच भी है। देखने में लगता है या कहीं ऐसे बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हो भी सकता है कि एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है, लेकिन वो बच्चे होते हैं जिन्होंने कोई कोचिंग ज्वाइन की हो, क्योंकि फिर कोचिंग वाले अपने हिसाब से मेन कराते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा फ्रेशर है जिसको पढ़ने का भी मन होता है, कईयों की हॉबी होती है पढ़ने की, लेकिन कईयों की तो नहीं भी होती, लेकिन जिनकी हॉबी होती है पढ़ने की, उनको मैं एडवाइस दूंगा जो +2 करके बच्चे निकलते हैं। चलो ग्रेजुएशन करने के बाद तो क्योंकि टाइम भी कम रह जाता है, और फिर उनको अपना क्योंकि पूरी की पूरी लाइफ अपनी सेट करने के लिए उनके पास थोड़ा टाइम रह जाता है कि उनको सेटल होना होता है। लेकिन जो +2 करके बच्चे निकल रहे हैं, वो बच्चे अगर ये चाहते हैं कि हमें यूपीएससी करनी है, तो उनके लिए तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि वो एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ ले। एनसीईआरटी पढ़ के उसके बाद सिलेबस, आपको इंटरनेट पे सिलेबस बिल्कुल ही अवेलेबल है, आप वहां पर अपना सिलेबस देखिए। लेकिन मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी को पढ़े। एनसीईआरटी में भी वही है जो आप अपनी एग्जाम टाइम पे जो आपने दिया है, 6 टू +2 यानी 6ठी से लेके 12वीं तक। इसमें नॉर्मली आपके जैसे हिंदी इंग्लिश की तो नहीं कहूंगा कि वो एनसीईआरटी आप पढ़ो, लेकिन जो आपकी जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया,
ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और इसी टाइप से आपके एक दो सब्जेक्ट और होते हैं। और मैथ्स, मैं तो कहूंगा कि अगर आप मैथ्स 6 to 12 तो नहीं, लेकिन अभी ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा टॉपिक है जो कहते हैं कि +2 और +1 में ही है। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप अगर 10th तक, 6 to 10th अगर आप अपना मैथ क्लियर कर लें सारा, तो आपका जो सी सेट का एग्जाम है उसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो बाकी तो जो सिलेबस की बात है, सिलेबस बहुत बड़ा है। उसको अगर एक बार एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अगर आप सिलेबस देखते हो, आपको सिलेबस समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप एकदम से सिलेबस पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा कि पता नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को पूरी करता हूं। अगर इसमें आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।